हेलो फ्रेंड्स, बाईपास सर्जरी एक बड़ी सर्जरी है। जान का इसमें खतरा होता है, लेकिन हर दो पेशेंट जिनकी बाईपास सर्जरी होती है, दोनों में रिस्क बराबर नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि सर्जरी में कितना रिस्क होगा। अलग अलग व्यक्तियों में किसी में रिस्क कम होगा, किसी में रिस्क ज़्यादा होगा। ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसे जानना ज़रूरी है, क्योंकि लोग जब तक ये डिफरेंस को नहीं समझेंगे तब तक लोग रिजल्ट्स को कंपेयर नहीं कर सकेंगे, रिजल्ट्स में डिफरेंस को नहीं समझ सकेंगे कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति में रिस्क क्यों ज़्यादा है, इस पर्टिकुलर व्यक्ति में रिस्क क्यों कम है, इस व्यक्ति में रिजल्ट अच्छा क्यों आया, इसमें क्यों नहीं आया। इन सब चीज़ों को डिस्कस करना आवश्यक है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो बाईपास सर्जरी के रिस्क को डिसाइड करता है वो व्यक्ति की एज है। अगर किसी व्यक्ति का बाईपास सर्जरी किसी भी कारण से 30-40 वर्ष की आयु में किया जाता है तो रिजल्ट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि इस उम्र में आप एक्सपेक्ट करते हो कि व्यक्ति ज़्यादा फिट होगा, कोमॉर्बिड कंडीशंस कंपैरेटिवली कम होंगी, अलग अलग तरह की बीमारियां कम होंगी, ओवरऑल पेशेंट को प्रॉब्लम्स आने का आशंका थोड़ी कम होती है कंपैरिजन उस व्यक्ति के जिसमें उम्र 70-80 साल से ज़्यादा हो। मान लीजिए 75-80 की बियॉन्ड आप किसी का बाईपास सर्जरी करते हैं तो वो वैसे ही होगा कि जैसे ऊपर वाले का नाम लेके आपने किया, वैसा टाइप का मामला होगा, क्योंकि उस उम्र में लगभग बाईपास सर्जरी का रिस्क यंग पेशेंट के कंपैरिजन में कई गुना बढ़ जाता है। प्रॉब्लम इसमें सिर्फ एज का नहीं होता है, उम्र के साथ बॉडी का टॉलरेंस, मेडिसिन के प्रति टॉलरेंस, दवाओं का रिएक्शन होने का चांस, सर्जरी के दौरान प्रॉब्लम होने का चांस, कई चीज़ें कई गुना बढ़ जाती हैं। इसलिए उम्र दराज पेशेंट में रिस्क कई गुना ज़्यादा होता है, यंग पेशेंट्स में रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। एज से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट की ओवरऑल फिटनेस और हेल्थ कैसी है। एक व्यक्ति जिसको चलने फिरने में कोई तकलीफ नहीं है, फिटनेस अच्छी है, डेली एक्टिव रहता है, सब काम अपना कर सकता है, उसमें सर्जिकल रिस्क कम होगा। एक व्यक्ति जिसकी फिटनेस बहुत कम है, बेड रिडन है, वो चल फिर नहीं पाता है, ओवरऑल उसकी हेल्थ फिटनेस बहुत ख़राब है, 50-60 की उम्र के होने के बावजूद भी वो 70-80 के जैसा उसकी बॉडी है। दूसरे कंपैरिजन में एक व्यक्ति है जिसकी 70-80 उम्र है लेकिन वो इतना फिट है, उसकी उम्र लगती 50-60 जैसी, इसको फिजियोलॉजिकल एज बोलते हैं। माने कि एक्चुअल एज जो है उसके कंपैरिजन में आपकी जो फिटनेस है उसके हिसाब से एज कितनी लगती है। तो जितना कम फिजियोलॉजिकल एज होगा, जितनी फिटनेस अच्छी होगी, उतना सर्जिकल रिस्क कम होगा। जितना पेशेंट मॉरिबंड होगा, जितना शिथिल होगा, जितना उसकी फिजियोलॉजिकल एज ज़्यादा होगी, जितना वो उम्र दराज होगा फिजियोलॉजिकल एज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उतना उसका रिस्क बढ़ जाएगा। यानी फिट लोगों के लिए रिस्क कम होगा, अनफिट लोगों के लिए रिस्क ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट का फंक्शन। यदि किसी व्यक्ति का बाईपास सर्जरी तब किया जा रहा है जब उसका पंप फंक्शन 20% है, कंपैरिजन उसके बाईपास सर्जरी जिसकी की जा रही है उसका पंप फंक्शन 55-60% है, तो दोनों के रिस्क में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि 20% वाला पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आ भी पाएगा या नहीं, सुधार होगा या नहीं होगा, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो पाएगा या नहीं, या डिस्चार्ज के बाद भी कैसी हालत होगी, कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि 20% पंप फंक्शन में मृत्यु दर एक व्यक्ति जिसका 60% पंप फंक्शन है उसके कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा होगा। एग्जैक्टली क्वांटिफाई करना तो मुश्किल है, लेकिन मान के चलिए 5-10 गुना ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से कितना पेशेंट का पंप फंक्शन है, ओवरऑल हार्ट का फंक्शनिंग कैसा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि किसी व्यक्ति का मृत्यु ऑपरेशन टेबल पर होगा या ऑपरेशन के बाद होगा या नहीं। इसके अलावा नलियों की बीमारी कैसी है और कितनी फैली हुई है, इस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी को बाईपास सर्जरी 1 या 2 ग्राफ्स कर रहे हैं, 1 या 2 ब्लॉकेज है, तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। जिसको 6, 8, 10, 12 ब्लॉकेजेस है उसमें रिजल्ट कम अच्छे आएंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है कि बाईपास जहाँ लगा रहे हैं उसके टारगेट्स कैसे हैं। बाईपास का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि हाईवे में अगर ट्रैफिक है तो अपने बीच में ट्रैफिक वाले जोन को बाईपास करने के लिए हाईवे टू हाईवे एक बाईपास बना दिया। पर अगर हाईवे ही खराब है, पूरा रास्ता ही खुदा हुआ है, तो फिर बाईपास रोड बनाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसी तरह से अगर बाईपास अगर आप किसी नली में कर रहे हो, वो पूरी नली ही अगर खराब है तो बाईपास भी नहीं टिकेगा। टारगेट्स उसको पुअर बोलते हैं और वैसे पेशेंट में सक्सेस रेशियो बहुत खराब आएगा। वहीं अगर किसी व्यक्ति को एक आध ब्लॉकेज है, बाकी पूरी नली अच्छी है, सारे कोलैटरल्स वगैरह अच्छे हैं, नली अच्छे से भर रही है, वैसे पेशेंट में रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा और आपको लॉन्ग टर्म बाईपास के सक्सेस रेशियो, चलने का चांस और पेशेंट को अच्छे रिजल्ट्स मिलने का चांस कई गुना बेटर होगा। तो कितने ब्लॉकेजेस हैं, कितनी फैली हुई बीमारी है और टारगेट्स कैसे हैं जहाँ पे आपको बाईपास करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि ऑपरेशन के दौरान मृत्यु दर कितना होगा
और ऑपरेशन के बाद सर्जरी का सक्सेस रेशियो कैसा होगा। इसके अलावा पहले अगर पेशेंट का कोई सर्जरी हुआ है, मान लीजिए पहले पेशेंट का बाईपास सर्जरी हुआ है या पहले उसका कभी वाल्व चेंज हुआ है या कोई भी ओपन हार्ट सर्जरी की गई हो, तो उसका मृत्यु दर अगली सर्जरी में कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा होने का कारण ये है कि जब एक बार आप छाती को खोलते हैं तो हीलिंग के प्रोसेस के दौरान अंदर पूरी छाती में फाइब्रोटिक स्ट्रैंड्स बन जाते हैं, जो कि दोबारा सर्जरी को कई गुना मुश्किल बना देते हैं। क्योंकि ये एक बार छाती को खोलते हैं, जो कि अननेचुरल प्रोसेस है, तो बहुत सारे स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। ये जब अगली बार आप सर्जरी करते हो तो ब्लीडिंग का रिस्क, प्रॉपर हीलिंग ना हो, इन्फेक्शन हो जाए, ये सारे कॉम्प्लिकेशन का चांस कई गुना बढ़ जाता है। इवन छाती को खोलना और हार्ट तक पहुंचना भी कई गुना टफ होता है सेकेंड टाइम सर्जरी के दौरान। तो यदि किसी पेशेंट की पुरानी सर्जरी की हिस्ट्री है, खासकर अगर बाईपास की है, बाईपास अगर है तो और ज़्यादा बुरा है, क्योंकि बाईपास अगर हुआ है तो उसके ग्राफ के टारगेट्स और ज़्यादा खराब होंगे। पहले के बाईपास सर्जरी की वजह से ग्राफ के टारगेट्स और बिगड़ चुके होंगे, तो वैसे में सक्सेस रेशियो और कम मिलेगा, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस और ख़राब होंगे। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट की आप इमरजेंसी सर्जरी कर रहे हो तो उसमें रिस्क कई गुना ज़्यादा होगा। इमरजेंसी सर्जरी का मतलब ये है कि पेशेंट की हालत बिगड़ रही है, हार्ट में कोई छेद हो गया है, वाल्व फट गया है, वैसे केस में आप सर्जरी करोगे तो मृत्यु दर ऑलमोस्ट 5-10 गुना ज़्यादा होगा, बस एज कंपेरिजन उस व्यक्ति के जिसका ओवरऑल सर्जरी रूटीन टाइम में किया जा रहा है, सिलेक्टेड वे में, इलेक्टिव वे में किया जा रहा है, प्लान करके किया जा रहा है, तो मृत्यु दर उसमें कई गुना कम होगा। क्योंकि वैसे इमरजेंसी सर्जरीज में सर्जन को सोचने का, काम करने का, सही तरह से बिहेव करने का और सारी चीज़ों को प्लान करने का टाइम कम मिलता है। दूसरा, कॉम्प्लिकेशन होने का चांस भी कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ज़रा भी प्रेशर का फ्लक्चुएशन होना, ज़रा भी कोई सिस्टम का चेंज होना, तुरंत पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। तो वैसे केसेस में अगर इमरजेंसी सर्जरी हो रही है तो मान के चलना पड़ेगा कि वो आप जान को हाथ पे लेके ही कर रहे हो, क्योंकि रेगुलर सर्जरी के कंपैरिजन में उसमें मृत्यु दर कई गुना ज़्यादा होगा। एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इसमें यह भी है कि कई बार इमरजेंसी सर्जरी के दौरान खून पतला करने की दवा बंद करने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि खून पतला करने की दवा को बंद करने के 5 दिन के बाद उनका बॉडी में इफेक्ट जाता है। पर मान लीजिए पेशेंट को हार्ट अटैक के साथ आया, सडनली कंडीशन बिगड़ गई, हार्ट फट गया, वाल्व फट गया, आपको इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी, तो वो दवा का असर बॉडी में से नहीं जाएगा। तो इमरजेंसी सर्जरी के दौरान वो दवा अपना असर दिखाएगी, बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है और पेशेंट की ब्लीडिंग की वजह से भी मृत्यु हो सकती है, खून ना रुके ऐसा हो सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बन जाता है, जिसकी वजह से इमरजेंसी सर्जरी ज़्यादातर सर्जन करना ही अवॉइड कर देते हैं। इसके अलावा किस टाइप की सर्जरी है पेशेंट का, अगर आप ओपन सर्जरी कर रहे हो, ऑफ पम्प सर्जरी कर रहे हो, ऑन पम्प सर्जरी कर रहे हो, या आप मिनिमल इंसिजन सर्जरी कर रहे हो, किस टाइप की सर्जरी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जिसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि मृत्यु दर कितना होगा। जितनी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी टाइप की सर्जरी है, जितना बड़े पैरामीटर्स इन्वॉल्व है, उस पर सर्जिकल रिस्क बढ़ जाएगा। जो सिंपल एक ग्राफ्ट लगाने वाली मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, थोड़ा सा उसमें रिस्क कंपेरेटिवली कम होगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है सर्जन का एक्सपीरियंस। कई बार बहुत नए सर्जन जो है, अगर वो सर्जरी कर रहे हो तो मृत्यु दर कई गुना ज़्यादा होगा। कई बार बहुत एक्सपीरियंस और अच्छे हाथ वाले सर्जन, जिनको सालों का एक्सपीरियंस है, वो सर्जरी करते हैं तो उनके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ओपन हार्ट सर्जरी में सर्जन का कर्व सीखने का बहुत सालों का होता है, ऑलमोस्ट 10-15 साल 20 साल से जो लोग वही काम डेली कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा वैल्यूएबल रहता है। इसके अलावा सिर्फ उम्र भी फैक्टर नहीं है, कई बार ये होता है कि सर्जन का एक्सपीरियंस कैसा है। कई बार कोई सर्जन महीने में 4 सर्जरी करता है और कोई सर्जन महीने में 50 सर्जरी करता है। तो जो 50 कर रहा है वो ज़्यादा डेफिनेटली उसको एक्सपीरियंस रहेगा, वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पाएगा इन कंपैरिजन वो व्यक्ति जो महीने में 4 सर्जरी करता है। भले उसको काम करते 10 साल भी हो गया, लेकिन उसको उतना हैंड्स ऑन ही नहीं मिला, उतना ऑपरेशन का एक्सपीरियंस ही नहीं मिल पाया एज कंपैरिजन वो सर्जन को जो 50 सर्जरी कर रहा है। इसी हिसाब से कई बार ये बोला जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ या इंडिया जैसी कंट्रियों में सर्जन्स का, कार्डियोलॉजिस्ट का हाथ वेस्टर्न कंट्रीज से भी अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग एक दिन में भी कई केसेस कर लेते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं महीने में लगभग 100 एंजियोप्लास्टी करता हूँ। फॉरेन कंट्रीज़ में कई है सर्जन या कई कार्डियोलॉजिस्ट जो महीने में 10 या 5 केसेस करते हैं। तो भले वो मुझसे कई साल, हो सकता है सीनियर भी हो, वो मुझसे फील्ड में 10 साल पहले भी आए हो, लेकिन नंबर ऑफ़ केसेस की अगर आप बात करो तो उन्होंने कम केसेस किए होंगे, क्योंकि वो वहाँ पे ट्रेंड ही ऐसा है कि आप मैक्सिमम 2 दिन में 3 दिन में एक सर्जरी करते हो, या कई बार अगर ज़्यादा भी हुआ तो दिन में एक कर लिया। तो उस हिसाब से वो लोग जो है, भले वो बहुत ज़्यादा टाइम दे के बहुत अच्छे से सर्जरी को करेंगे, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर आप बात करो तो कई बार जो ज़्यादा वॉल्यूम ऑपरेटर्स रहते हैं, जो ज़्यादा केसेस करते हैं डेली बेसिस पे,
उनका हैंड्स कंपेरेटिवली थोड़ा अच्छा हो जाएगा। हालांकि ये गोल्डन रूल है और ऐसा ज़रूरी है हर केस में, ऐसा कोई वो नहीं है। कई बार बहुत यंग सर्जन्स है, बहुत यंग ऑपरेटर्स है, बहुत अर्ली फेज में बहुत अच्छा हाथ होता है, और कई बार बहुत सीनियर लोग का भी हाथ बहुत बुरा होता है, वैसा भी हो सकता है। पर एक माना जाता है कि यूजुअली इस तरह की फील्ड में, खासकर कार्डियक सर्जरी में, सीनियर और एक्सपीरियंस सर्जन जो रेगुलरली ज़्यादा सर्जरीज कर रहे हैं उनका सर्जिकल हैंड अच्छा होगा। इसके अलावा सेम चीज़ हॉस्पिटल पे भी डिपेंड करता है। जो हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं उसकी टीम कैसी है, ओवरऑल वहाँ पहले सर्जिकल रिजल्ट्स कैसे रहे। जो हॉस्पिटल में हर रोज़ सर्जरी होती है, कार्ड की सर्जरी, वहाँ की टीम को पूरी एक्सपीरियंस्ड होगी। सर्जन को छोड़ के बाकी लोग भी, हर आदमी अपना काम जानता होगा और उसको प्रॉपर तरीके से करना उसको आएगा। और अगर एक जगह एक हॉस्पिटल है जहाँ पे महीने में 2 सर्जरी होती है या 2 महीने में 1 सर्जरी होती है, तो वहाँ पे टीम को कुछ अता पता नहीं होगा, सब कुछ एक व्यक्ति पर डिपेंडेंट होगा, यानी सर्जन और उसकी फर्स्ट हैंड टीम पर डिपेंडेंट होगा। बाकी लोग को कुछ अता पता नहीं होगा कि इमरजेंसी को कैसे मैनेज करना है। तो हॉस्पिटल की टीम का एक्सपीरियंस भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हॉस्पिटल की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार क्या होता है, कोई हॉस्पिटल में प्रॉपर ओटी नहीं है, प्रॉपर हाइजीन नहीं है, प्रॉपर चीज़ों का केयर नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ओटी में अगर सर्जन ऑपरेट करेगा तो इन्फेक्शन होने का, प्रॉब्लम होने का चांस कई गुना ज़्यादा होगा। एज़ कम्पेयर कोई अगर सर्जरी ऐसे हॉस्पिटल में हो रही है जहाँ सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, 5 स्टार 7 स्टार फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सब कुछ किट्स अवेलेबल है, इमरजेंसी का सारा सामान अवेलेबल है, तो वहाँ पर रिजल्ट कंपेरेटिवली थोड़े बेटर आएंगे। सब चीज़ उस पर डिपेंड करता है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि सर्जिकल रिस्क को डिफाइन करते हैं, जिसके बेसिस पे ओवरऑल सर्जरी का पेशेंट टू पेशेंट या ऑपरेशन टू ऑपरेशन रिस्क वेरी कर सकता है। इसके अलावा भी काफ़ी पॉइंट्स हैं जिसको हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। टॉपिक ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गया है, बाकी काफ़ी सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं, इसको हम इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। आज जो पॉइंट्स पर हमने बात करी वो है बाईपास सर्जरी के बाद सर्जिकल रिस्क जो है एज पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा एज उतना ज़्यादा रिस्क। ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करता है, यानी फिजियोलॉजिकल एज पर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी फिटनेस है, जितना अच्छा ओवरऑल पेशेंट का हेल्थ है, उतना उसका सर्जिकल रिस्क कम होगा। जितना एज ज़्यादा है, जितनी फिटनेस खराब है, उतना रिस्क उसका बढ़ जाएगा। हार्ट का फंक्शन अगर अच्छा है तो रिस्क कम होगा, फंक्शन खराब है तो रिस्क ज़्यादा होगा। फैली हुई बीमारी है, मल्टीपल ब्लॉकेजेस है तो रिस्क ज़्यादा होगा, एक आध जगह ब्लॉकेज है तो रिस्क कम होगा। अगर टारगेट्स खराब हैं तो रिस्क ज़्यादा होगा, टारगेट्स अगर अच्छे हैं बाईपास के लिए तो रिस्क कंपैरेटिवली कम होगा। इमरजेंसी सर्जरीज में कंपैरेटिवली रिस्क ज़्यादा होगा। पहले अगर पेशेंट की कोई और कार्डियक सर्जरी हुई तो उसमें भी रिस्क ज़्यादा होगा। इसके अलावा किस तरह की सर्जरी है, कौन से टाइप की सर्जरी है, उस पर डिपेंड करेगा। सर्जन का एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल की टीम का एक्सपीरियंस और हॉस्पिटल की क्वालिटी, ये सारे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि सर्जिकल रिस्क कितना होगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।